आप ये कह रहे हो कि ग्वालियर अनाथ है? अनाथ है। पहलवानों की लड़ाई में जनता मारी जा रही है। जो एक केंद्रीय लेवल का नेता था, उसकी बात एक एसपी और एक कलेक्टर नहीं सुन रहा। चंबल के बीजेपी के बड़े नेता आज भी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वो भालू है, तलवे चाट चाट के जान ले लेते हैं। कब राजनीति से बेदखल कर देंगे उनको मालूम भी नहीं चलेगा। माधवराव सिंधिया जी का देहांत हुआ। यशोधरा राजे जी और वसुंधरा राजे जी दोनों हथौड़ा लेके ताले तोड़ रही हैं। इस कदर तक अदावत आ गई थी इनकी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भली भांति समझ गए हैं कि डिवाइड एंड रूल की राजनीति वो शुरू से करते आए हैं। जब सिंधिया जी से फायदा चाहिए तो सिंधिया जी को उठा दो, जब सिंधिया जी का फायदा पूरा खत्म हो जाए तो इनको गिरा के बुआओं को उठा दो। नमस्कार, EMS टीवी में आपका स्वागत है। मैं सौरभ जैन अंकित, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ सिंह राजावत जी। ये ग्वालियर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस में पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं। आज हम इनसे ग्वालियर चंबल की राजनीति को लेके, क्योंकि ग्वालियर चंबल का दखल पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से और हमेशा रहा है, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण संभाग है, मतलब जिसके बिना मध्य प्रदेश की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, यहाँ के नेताओं के बगैर दोनों पार्टियां अधूरी हैं। चलिए आज हम सिद्धार्थ जी से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, पहला तो मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप छात्र जीवन से एक प्लेयर रहे हैं, हॉकी प्लेयर रहे हैं, आप राजनीति में कैसे आए? देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि है, मेरा पूरे परिवार के लोग, मेरे चाचा वॉलीबॉल के प्लेयर थे, मेरे पिताजी वॉलीबॉल के कैप्टन रहे, आर्मी में थे, तो वही पृष्ठभूमि थी। तो मैं भी एक खिलाड़ी था और मैंने हॉकी चुना। हॉकी इसलिए चुना क्योंकि मेरे मामा लोग हॉकी खेलते थे। एक दर्पण क्लब था, उसमें हम लोग हॉकी खेलते थे। पहली बार 1984 में 1984 में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे थे, और शिव प्रताप सिंह गढ़ा और जलाल आगा जी एक जीप में प्रचार करने आए थे। तो सर्वप्रथम मैं जीप के पीछे बैठ गया, और पहले वो माइक चलते थे गले में डाल के बोलने के, तो उस माइक से मैंने पहली बार माधवराव सिंधिया जी के लिए अपील की थी। वहीं से मेरा रुझान राजनीति में हुआ। उसके बाद OPS भदौरिया जी हमारे NSUI के प्रेसिडेंट बने। उस समय राजकुमार पटेल जी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो धीमे धीमे छात्र राजनीति से मैं उनके साथ जुड़ गया। फिर बाद में MLB कॉलेज में मैं जब प्रथम वर्ष में आया, तब भी NSUI को मजबूत करने के लिए लड़ते रहे हम। OPS भदौरिया जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहे, और वो सफ़र हमारा निरंतर जारी रहा, और धीरे धीरे मेरा रुझान राजनीति की तरफ आ गया। आपने करीब 20-22 साल सिंधिया जी के साथ राजनीति की है कार्यकर्ता के रूप में। आपको कैसा अनुभव हुआ उनके साथ काम कर? देखिए, उनके साथ मेरे 2-3 अनुभव बहुत अच्छे हैं जो मैं आपके संग साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी। हमारे ग्वालियर के एक अध्यक्ष हुआ करते थे, रघुनाथ राव पापड़ीकर साहब, जो आज इस दुनिया में है नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे, और वो किसी समय में स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, यशोधरा राजे और वसुंधरा राजे के गुरु भी थे। वो उनको मराठी के शिक्षक थे उनके। तो एक बार की बात है कि हम लोगों ने एक भिंड के अध्यक्ष बनवाए थे पापड़ीकर साहब ने। उनका नाम था जय श्री राम बघेल। तो जय श्री राम बघेल जी को भिंड के अंदर उनको चार्ज नहीं लेने दिया गया, भिंड कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में। और उस समय वहाँ पे प्रभारी श्री KP सिंह जी थे जो मंत्री थे, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी का वहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम है वो। तो ये OBC से आते थे, तो इनका और ये सिंधिया गुट के थे। उस समय थोड़ा सा गुटबाजी चरम पे थी, इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा था। तो मैं पापड़ीकर साहब को लेके दिल्ली गया। तो सुबह सुबह टाइम लिया। पापड़ीकर साहब की जो लड़की थी वो राहुल द्रविड़ की माँ है, राहुल द्रविड़ उनके नाती हैं। तो हम उन्हीं के डिफेंस कॉलोनी में रुके थे। सुबह सुबह सिंधिया जी के यहाँ से फ़ोन आ गया कि दादा आपको आना है। हम उनको आनंद फानन में मैं गाड़ी ड्राइव करके लेके पहुँचा माधवराव सिंधिया जी के बंगले पे। तो उस समय बिरला जी की लड़की की शादी थी, और राजमाता जी ख़त्म हुई थी कुछ समय पूर्व ही, तो उनके बाल भी छोटे थे। और
वो सूट पहन के, गर्मी के दिन थे, सूट पहन के जा रहे थे। तो दादा ने पूछा कि आप कहीं जा रहे हैं क्या? अरे बोले नहीं नहीं, आप आ गए तो बैठिए। तो हमको वहाँ बाकायदा उन्होंने शरबत अरबत पिलाया। हम लोग बाहर खड़े थे, दादा बैठे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये भिंड का अध्यक्ष बनाया है और इनको चार्ज नहीं लेने दे रहे और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उस समय पे तुरंत उन्होंने मुख्यमंत्री जो थे हमारे उस समय पे राजा साहब थे, माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, उनको फ़ोन किया। और अंबिका सोनी जी प्रभारी थी मध्य प्रदेश की, अंबिका सोनी जी को फ़ोन किया। तो तुरंत आधे घंटे बाद हमारे मुख्यमंत्री जो उस समय के थे माननीय दिग्विजय सिंह जी आए और आते ही उन्होंने मुजरा किया और बोले कि, तो उन्होंने बोला कि पूरा स्पष्ट किया कि ये दादा परेशान है पापड़ीकर साहब और आपके राज्य में ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय पे माननीय दिग्विजय सिंह जी ने फ़ोन करके केपी सिंह जी को बोला कि चार्ज दीजिए और सख्त मतलब लहजे में हिदायत दी कि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो आप कृपया करके इस राजनीति को राजनीति की तरह चलाएं, गुटबाजी ना करें। ये एक उनका सबसे बड़ा जो मेरे को पहलू दिखा था कि स्पष्टता उनके अंदर थी। लेकिन रजावत जी, बात आप मुझे समझाएं, माधवराव जी जब थे तब भी दिग्विजय सिंह जी से उनकी अदावत होती थी, सिंधिया जी आए तो भी अदावत होती थी। दोनों परिवारों में अदावत राजनीति में शुरू से रही है जी, वो कभी ख़त्म नहीं हो पाई जी। और आगे भी मतलब जो अब तो खैर सिंधिया जी भाजपा में चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं ये टकराव हमेशा राजनीति में रहा है। ये देखिए, ये अगर आप पुराने अतीत में जाएंगे, पुराना इतिहास उठाएंगे तो ये पुराने समय से चलती चली आ रही है। और ख़ास करके जबकि मैंने जो करीबी उससे देखा था तो सिंधिया जी के अंदर इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी, ना मैंने राजा साहब के अंदर देखी। पर जो बीच के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इधर की बात उधर करने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और वही चीज़ होती है जब मैंने आपको बताया किस प्रकार से स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने बुला के राजा साहब को बोला कि ये मेरे पे कंप्लेंट आई है और इसको आप तुरंत दुरुस्त कीजिए। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उस चीज़ को हल स्पष्ट किया था। तो या तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है या बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ा चढ़ा के वो करते हैं। पर मैंने जो देखा है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी उनको बहुत सम्मान देते थे और उनकी बात भी मानते थे। और मैंने अपने आंखों से रघुनाथराव पापड़ीकर जी के सामने इस चीज़ को देखा है मैंने। चलिए, बात तो होगी माधवराव जी की, लेकिन कमलनाथ सरकार के दौरान भी कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बीच और दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी के बीच भी ऐसी अदावत रही पूरी तरीके से। देखिए, मैंने बहुत बारीकी से कई प्रोग्रामों में जाते थे हम, जब भी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी आते थे तो हम उनकी हर रैली उसमें जाते थे। उनका एक बहुत अलग प्रारूप था, उनका एक अलग ही ऑरा था। वो हर आदमी को बुलाते थे, पूछते थे उसकी समस्या क्या है क्या है, एक एक दो दो घंटे तक इंतजार नहीं कराते थे और बड़ा स्पष्ट बीच में बैठ के बात करते थे। और वही डिफरेंस जो मैं तो 2001 के बाद चुनाव से जब उपचुनाव हुए थे, मैं उसमें खनिया दाना पिछोर किरार खेड़ा पीपल खेड़ा पूरा वहाँ पे मैं प्रभारी था। वहाँ पे अटैक भी हुआ था मेरे ऊपर और महेंद्र सिंह कालू खेड़ा जी पे अटैक हुआ था, उनको बचा के निकाल के लाया था। और सिंधिया जी के जो साले थे गायकवाड़ जी, उनको और उनके दोस्तों को जब लैंड क्रूजर तोड़ी थी उसमें से निकाल के मैं अपनी सेंटरों में लेके आया था। पर उनका जब आगमन हुआ था तो ये लगा था कि हमको एक बहुत युवा शक्ति मिली है और ये युवाओं की सोचेंगे, युवाओं की समझेंगे। पर कहीं ना कहीं उनका जो एरोगेंस था, कहीं जो उनकी आदत थी, वो एक अलग पटल पे उनको लेती हुई, उनकी जिद्द, एक जो जिद्दीपन है उनका, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कहीं ना कहीं आड़े आती रही और जिसका खामियाजा हमने भुगता। आप देखिएगा कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आप 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको किले पे ज़मीन दी गई, उनकी बाकी की जो ज़मीनों के केस थे वो विड्रॉ किए गए माननीय कमलनाथ जी के आदेश से। माननीय कमलनाथ जी ने उनको मलाईदार विभाग दिए। उसके बावजूद उनको जब ये भी बोला कि आपको अध्यक्ष बनना है तो अध्यक्ष के लिए भी उन्होंने बोला, सारी चीज़ें बोली। पर ये इस सब के अलहदे अगर आप जाएं तो उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन जो एक सीन चल रहा था वो एक बिल्कुल अलग ही चल रहा था। आपको याद होगा उससे कुछ समय पूर्व ये चुनाव हारे थे गुना से,
चुनाव हारने के बाद प्रभात झा जी जो थे, एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे, राज्यसभा सांसद भी थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में की थी जिसमें उन्होंने करीब इनका 1100 एकड़ की जमीन का, शिवपुरी का एक हवाला दिया था और करीब 10,000 करोड़ के जो कागजात थे ग्वालियर के रियासत के समय पे। आपको याद होगा 1952 में वल्लभ भाई पटेल जी ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला था कि जो भी रियासतें हैं वो अपनी उसकी जानकारी दें और उसके साथ साथ उनके अधीन जो रियासतें हैं उनकी भी जानकारी दें। तो 1940 में एक बंदोबस्त हुआ था, संवत 1997 में। तो उस बंदोबस्त के अंदर एक पूरा बहुत बड़ा एक एरिया था ग्वालियर का। उस एरिया में जो सर्वे नंबर और साबिक नंबर थे उन सारे नंबरों को छुपाया गया और उसी नंबरों को जब बाद में देश आज़ाद हुआ तो उसकी पूरी जानकारियाँ, पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार को नहीं दिया गया। उसी के पूरे दस्तावेज वो पूरे के पूरे कहीं ना कहीं प्रभात झा जी ने वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को दिए। इसके बीच में भी एक कड़ी आती है, इन सर्वे नंबरों को करीब 27 ट्रस्टों में ट्रांसफ़र किया गया। और कैसे ट्रांसफ़र किया गया, अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण के लिए नाम बताना चाहता हूँ। एक महेश नाम का आदमी है, महेश नाम के आदमी को आपने एक नंबर एक सर्वे नंबर से उसको आपने एक ट्रस्ट में डाल दिया और उसी महेश को आपने 27 ट्रस्टों में डाल दिया, पर महेश तो एक ही है। तो वो सर्वे नंबर तो एक ही है और सर्वे नंबर में ज़मीन कितनी है, 5 बीघा 10 बीघा, ऐसे करके या 25